आज हम बात करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स की, यानी कि अगर आपके पास अगर दो वेक्टर हैं एक प्लेन के ऊपर तो उनको हम किस तरीके से कंबाइन करते हैं। अब लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है? अ वेक्टर आर इज सेड टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए बी सी एंड सो ऑन इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड लीनियरली इन टर्म्स ऑफ ए बी सी एंड सो ऑन। यानी कि किसी वेक्टर आर को अगर आप किसी और वेक्टर्स ए बी सी या और उससे ज्यादा वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख पाओ तो इसका मतलब आपने लीनियर कॉम्बिनेशन मिल गया आपको एक। फॉर एग्जांपल ये यहां पे लिखा हुआ है वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स इंटू ए वेक्टर प्लस वाई इंटू बी वेक्टर प्लस जेड इंटू सी वेक्टर। अब ए एक्स वाई जेड क्या है? ये स्केलर्स है, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक सिंपल सी बात करें कि मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, लेट्स से 2i प्लस 3j, ठीक। अब ये i कंपोनेंट और j कंपोनेंट को कंबाइन करके हमने एक वेक्टर लिख दिया, ठीक। या फिर हम ये कहें कि भाई i प्लस 5j माइनस 7k। अब यहां पे क्या कर दिया हमने आई जे के तीनों इन्वॉल्व कर दिए, पर ये तो बहुत सिंपलिस्टिक हो गया है ना। आई जे के तो बहुत ही सिंपलिस्टिक है। हम क्या बात कर रहे हैं उससे थोड़ा सा और ऊपर की बात कर रहे हैं कि भाई वेक्टर ए कोई है और एक और बी है और एक कोई सी है। अब वेक्टर ए खुद भी आई जे के के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, इस वे में हम सोच रहे हैं। तो अब देखो जे फॉर एग्जांपल एनी वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे। जैसे कि मैंने ये बात की आई और जे, इसमें के है नहीं, आई इस वाले फर्स्ट में 2i प्लस 3j में। और एनी वेक्टर इन स्पेस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आई जे एंड के। तो ये भी हम कर सकते हैं, बस इनके ऊपर कैप और लगा देते हैं ना, तो ये बन गया। और तीसरे में भी ये लिखा हुआ है कि आर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी वेयर ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर। अच्छा, नॉन कोलिनियर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सी चीज है कि भाई ये नॉन कोलिनियर हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप नॉन कोलिनियर मान लीजिए, अगर ये कोलिनियर हो तो क्या होगा, एक वेक्टर लेट्स से ए लिखा हुआ है और एक वेक्टर लेट्स से बी लिखा हुआ है। अब अगर ये दोनों ही एक ही में और मुझे इसको ऐसे वेक्टर की फॉर्म में लिखना है जिसकी डायरेक्शन इस तरीके की हो, तो आप नहीं लिख पाओगे क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन ऐसी है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई ये दोनों जो है नॉन कोलिनियर होने चाहिए। तो ये तो बात होगी। और थोड़ा सा समझें तो मान लीजिए आपको 1D में कोई अगर मैं एक वेक्टर लेता हूं, एक वेक्टर है लेट्स से ए और एक वेक्टर है लेट्स से बी, ठीक है। ए मान लीजिए इतना है और बी मान लीजिए इतना है। तो अब ये जो बी वेक्टर है मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? सम स्केलर टाइम्स वेक्टर ए लिख सकता हूं, ठीक है। तो इनको मैं कंबाइन कर सकता हूं। ऐसे ही मान लीजिए 2D की बात करें तो 2D में अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तो इन दोनों को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूं। और ये कैसे? पैरेललोग्राम लॉ से मैं लिख सकता हूं। लेट्स से ये थर्ड वेक्टर आ जाएगा, ये हमारे पास सी। तो ये जो सी वेक्टर है इसको मैं ए प्लस बी की फॉर्म में लिख सकता हूं। लेकिन मान लीजिए अगर ये थोड़ा बहुत जो हमारे वेक्टर है वो पैरेललोग्राम की साइड से थोड़ा सा छोटा हो, मान लीजिए कि हमारे पास पैरेललोग्राम तो ये साइज का है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो वेक्टर है लेट्स से वो थोड़ा छोटा है, ए है और ये लेट्स से ये बी है, कुछ इस तरीके की चीज है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पूरा पैरेललोग्राम अगर मुझे सी को लिखना है और लेट्स से ये सी है, ठीक। अब मुझे अगर सी को लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सी इज इक्वल टू सम स्केलर टाइम्स ए प्लस सम स्केलर टाइम बी, वेक्टर बी। तो इस तरीके से हम जो है वेक्टर को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक। तो ये, और इसी तरीके से आप 3D में भी लिख सकते हो। उस केस में बस क्या हो जाएगा, आपके पास तीन कंपोनेंट्स आ जाएंगे ए बी सी। तो इस चीज को जो है हम लीनियर कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो अब ये आपके पास क्वेश्चन एक गिवन ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है और सी वेक्टर दे रखा है। और सी वेक्टर क्या लिखा हुआ, आई प्लस अल्फा जे प्लस बीटा के, राइट। और ए बी सी आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज √3, ये दे रखा है। तब आपसे पूछ रहा है कि भाई ए बी
चार ऑप्शन है अल्फा और बीटा की बेसिकली वैल्यू जानना चाह रहा है आपसे, ठीक। अब एबीसी गिवन क्या है, एबीसी आर लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब ये है कि इनमें से किसी भी वेक्टर को बाकी के दो वेक्टर्स की टर्म में कुछ स्केलर टाइम करके लिख सकते हैं। वही बेसिकली जो हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे वही, ठीक है। तो वेक्टर तो अब मान लीजिए हमें, क्योंकि सी में ही अल्फा और बीटा है, तो हम एक काम करते हैं, फिर सी को बाकी ए और बी वेक्टर्स की टर्म में कंबाइन करके लिख लेते हैं। तो लेट्स से हमारे पास जो सी है उसको मैं कुछ ऐसे लिखना चाह रहा हूं, पी ए प्लस क्यू बी, ठीक, ये लिख दिया। अच्छा, पी क्यू की जगह मैं एक्स वाई भी लिख सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक ही बात है। तो अब जरा सी क्या है, सी के कंपोनेंट लिख डालते हैं, 1 अल्फा बीटा, और पी के साथ है ए के कंपोनेंट्स क्या है, 1 1 1 एंड प्लस क्यू इंटू 4 3 4, ठीक, ऐसे लिख दिया मैंने फटाफट। अब क्योंकि ये दोनों तरफ बराबर है, इसके मतलब इन दोनों के आई जे के कंपोनेंट्स दोनों साइड्स के, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सेम रहे होंगे। तो आई जे के कंपोनेंट्स अगर मैं लिख लूं तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा एक्चुअली में, तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिल रहा है P, और इधर से मिल रहा है 4Q, यहाँ से मिल रहा है अल्फा J का कंपोनेंट, तो अल्फा इज इक्वल टू P प्लस 3Q, और यहाँ फिर K का कंपोनेंट अगर मैं लेना हो तो बीटा इज इक्वल टू P प्लस 4Q। अच्छा, अब देखो बीटा इज इक्वल टू 4Q है और 1 इज P प्लस 4Q है, दोनों ही है। इसका मतलब यहाँ से हमें सीधा सीधा मिल गया कि बीटा इज इक्वल टू 1 है, भाई ये तो मिल गया। अच्छा, अब जरा बीटा इज इक्वल टू 1 मिल गया, तो अब जरा देखें ऑप्शन जरा चेक कर लें, तो साफ दिख रहा है कि भैया ऑप्शन डी ही सिर्फ करेक्ट हो सकता है, बाकी तो कोई ऑप्शन सब में बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 है और एक में बीटा माइनस 1 है, और हमको मिल रहा है बीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी ही करेक्ट है। और देखो ये क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, द वेक्टर या वेक्टर्स विच इज और आर कोप्लेनर विद वेक्टर्स I plus j plus 2k and I plus 2j plus k and perpendicular to the vector I plus j plus k is और आर। तो चार ऑप्शन हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो ये बेसिकली मोर देन वन आंसर क्वेश्चन हो गया आपका। तो अब जरा सोचा जाए कि भाई आपके पास दो वेक्टर है, एक कोई ऐसा वेक्टर है जो ये गिवन दो वेक्टर्स हैं उनके साथ कोप्लेनर है, और तीसरा वेक्टर जो है उसके साथ परपेंडिकुलर है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इन वेक्टर्स को कोई नाम दे देता हूं। भाई चलिए, इसको मैंने बोल दिया ए, इसको बोल दिया मान लीजिए मैंने बी, और तीसरे को बोल दिया लेट्स से सी वेक्टर, ठीक। तो अब हमारे को एक चौथा वेक्टर चाहिए जो ए और बी के साथ कोलिनियर है, कोप्लेनर है, और सी के साथ जो है वो परपेंडिकुलर है। तो उस वेक्टर को लेट्स से बोला डी, ये लेट्स से कि हमने ये डी वेक्टर है, और डी वेक्टर के साथ क्या है कि कोप्लेनर विद ए एंड बी है। अगर ये कोप्लेनर है तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी लिख सकता हूं। एक्स वाई, पिछली बार हमने पी क्यू ले लिया था, आपकी बार लैम्डा म्यू ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले सकते हैं आप, इसलिए अलग अलग लेके दिखा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना बचे, है ना। तो अब हमने इनको एबीसी बोल दिया, तो अब ये लिख दिया। अब जरा ए की लिख देते, अपना वेक्टर क्या है, ए है 1 1 और 2 और प्लस म्यू, ये है 1 2 1। तो अब हमारा डी वेक्टर में, अच्छा इनके आई जे के कंपोनेंट के साथ लिखना है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो लैम्डा प्लस म्यू आई कैप प्लस लैम्डा प्लस 2 म्यू जे कैप प्लस 2 लैम्डा प्लस म्यू के कैप, ठीक है। इसको इस वे में लिख दिया।
अब अगर मैं ऐसा लिख पा रहा हूं तो अब ये जो डी वेक्टर है, अब डी इज परपेंडिकुलर टू सी भी दे रखा है, तो यानी कि अगर ये दे रखा है तो इसका मतलब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। तो डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देते हैं, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें तो डी और सी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहां से लेमडा प्लस म्यू, यहाँ पे आई का कंपोनेंट है 1, प्लस यहां से लेमडा प्लस 2 म्यू, अगेन जे का कंपोनेंट है 1, एंड प्लस 2 लेमडा प्लस म्यू, अगेन के का कंपोनेंट है 1, इन सब का मल्टीप्लिकेशन, एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू 0। तो इसको जरा सिंप्लीफाई किया तो सब में 1 है, इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। लेमडा लेमडा 2 लेमडा यानी कि 4 लेमडा और म्यू 3 म्यू प्लस 4 म्यू इक्वल टू 0, यानी कि लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू 0, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू माइनस म्यू, ऐसा आ गया। ठीक है जी। अब लेमडा इज इक्वल टू माइनस म्यू अगर है तो मेरे पास, अगर मैं डी में रखूं, ठीक है, सब्सटीट्यूट, अगर लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0 अगर मैं यहां पे रख दूं तो क्या होगा, इसमें जो है आई का कंपोनेंट गायब हो जाएगा, है ना, ये तो जीरो हो जाएगा। ये जीरो होते ही अब जरा आंसर चेक करो, आंसर में आई का कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये तो है नहीं, ऐसे ही ये सी भी नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास ए और डी। ठीक है, अच्छा अब डी अगर रख दूं तो अब डी में अब फिर से मैं अगर लेमडा इज इक्वल टू माइनस म्यू रख दूं, ये तो खत्म ही हो चुका, तो लेमडा इज इक्वल टू माइनस म्यू रखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस लेमडा इंटू जे कैप और प्लस लेमडा इंटू के कैप। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम लेमडा इज इक्वल टू -1 लेंगे, ठीक है, लैम्डा की वैल्यूज कुछ भी हो सकती है ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू -1 लेता हूं तो मेरे पास ऑप्शन जो है ए प्रकट हो जाएगा, ये है ना, आ जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं लेम, तो ऑप्शन ए तो इससे आ गया, और अगर मैं लेमडा इज इक्वल टू 1 रख दूं तो मेरे पास ऑप्शन डी भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ए एंड डी आर करेक्ट। तो अब आप देखो, अच्छा और बताऊं, ये क्वेश्चन जो था जेई एडवांस में आया 2011 में। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था, जिससे पहला क्वेश्चन कराया वो भी आपका कंपटीशन का था, ये भी देखो जेई एडवांस में आया हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, और देखो कितने सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप समझ रहे हो तो बड़ी आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा आप जरा ये फिगर देखो, ठीक है, ये आपको 3 वेक्टर्स दिख रहे हैं ए बी सी, और एक ये सर्कुलर आर्क बनी हुई है, और ये बी जो है उस पे एंगल देखो 30 डिग्री है, और ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री भी दिख रहा है आपको, और इसका मतलब सी और बी के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री हो गया। ठीक है, और आपसे कह क्या रहा है, एक्सप्रेस सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। अच्छा क्लियरली बात है कि ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो अगर ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो सी को हम ए और बी के टर्म्स में कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो लेट्स से हम सी को क्या लिख दें, एक्स ए प्लस वाई इंटू वैक्टर बी। ठीक है, अब मैंने फिर अब एक्स वाई ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप, तो इसको तो ऐसे लिख दिया। अब सवाल यह है कि हम किसी तरीके से इनकी वैल्यूज निकाल लें, सी को निकालना है। ठीक, अब जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हो, वेक्टर्स कर रहे हो, तो सबसे पहले कुछ दिमाग में आपके आना चाहिए, कुछ डॉट प्रोडक्ट कर लो यार, कुछ अभी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं किया है, लेकिन आपके दिमाग में वहां जब बाद में करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो वो भी आना चाहिए कि अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर आ जानी चाहिए। अच्छा अब मैं इसमें क्या करूं, तो अगर आप देखिए मैं डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं तो क्या होगा,
तो अगर मैं लेट्स से टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 विद सी, ठीक है जी। क्यों अब डॉट प्रोडक्ट क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे एंगल्स दिख रहे हैं, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट लेते ही मुझे कॉस थीटा दिखना शुरू हो जाएगा, थीटा मुझे दिख रहा है ना। तो अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो क्या आ जाएगा, सी डॉट सी इज इक्वल टू एक्स ए डॉट सी प्लस वाई बी डॉट सी, ठीक है। अब सी डॉट सी का मतलब तो ये होता है सी स्क्वायर, ठीक। अच्छा, ए डॉट सी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। अब देखो साफ साफ दिख रहा है कि एंगल बिटवीन ए एंड सी, ए इज परपेंडिकुलर टू सी दिख रहा है हमें ना, या सी इज परपेंडिकुलर, एक ही बात है, दोनों की एक ही लाइन दिख रही है। तो ये तो डॉट प्रोडक्ट सीधा सीधा जीरो हो जाएगा। अब देखो क्यों लिया था डॉट प्रोडक्ट, समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा अब देखें, वाई बी डॉट सी के बीच की बात करें तो, अच्छा तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस बी और सी के बीच में एंगल है 60 डिग्री, ये लग गया, ठीक। अच्छा और एक चीज समझें, तीनों के तीनों वेक्टर एक आर्क पे हैं, ठीक है, यानी कि रेडियस का काम कर रहे हैं। तो यानी कि इनके मैग्नीट्यूड तो बराबर होंगे, तो ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, ये भी हमें मिल गया। तो यहाँ पे सी स्क्वायर मिला इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो चुका, तो वाई इंटू इसको भी मैं सी स्क्वायर ही लिख लूं तो एक ही बात है, और कॉस 60 यानी कि हाफ, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां से तुरंत मुझे मिल गया y इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। अब क्या सोचें, अब डॉट प्रोडक्ट विद ए ले लेते हैं, तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए सॉरी इक्वेशन 1 विद ए, तो अब क्या हो जाएगा, सी डॉट ए डॉट इज इक्वल टू एक्स ए डॉट प्लस वाई और बी डॉट ए डॉट। अच्छा वाई तो हमें पता चल ही चुका है, सी डॉट ए डॉट यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी थोड़ा सा साफ सा लिख दे, मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, कॉस 90 डिग्री, फिर से जीरो होने वाला, ये तो हमने ऊपर भी देख लिया था, ठीक है। एक्स ए डॉट ए का मतलब ए स्क्वायर है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो गया बेसिकली ये वाई, और बी डॉट ए का मतलब ये हो गया कि अच्छा बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड, तो इसको भी सीधे सीधे ए स्क्वायर ही लिख दो तो चलेगा ना, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ऑल्सो सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और इनटू इन दोनों के बीच का एंगल, बी और ए के बीच का एंगल वो है 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, ओके इधर हो गया जीरो, तो ये हो गया एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर इंटू रूट 3/2, ए स्क्वायर गए उधर जाके कैंसिल हो जाएंगे, वाई हमको पता ही है, तो वाई है हमारे पास 2, तो 2 इंटू रूट 3/2 यानी कि x इज इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ रूट 3। तो इसका मतलब हम c को कैसे लिख सकते हैं, तो c इज इक्वल टू हो गया हमारे पास माइनस रूट 3a प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर b, ये हमारा आंसर।